दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पास कुछ ही लिमिटेड डेज ही बचे हैं, कुछ ही फ्यू डेज बचे हैं। और पहला हमारे पास जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला वो हिंदी का होने वाला है। हिंदी यानी कि एक ऐसा लिटरेचर सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपनी परसेंटेज को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो हिंदी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होने वाली है हमारी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी आज की वीडियो के अंदर, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कैसे अपने मार्क्स को आप जो है वो बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो हिंदी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम ईच एंड एवरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको अपना पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको अपना ग्रामर सेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, राइटिंग स्किल आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है, लिटरेचर आपको अपना पोर्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, चाहे आप कोर्स ए वाले हो या कोर्स बी वाले हो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूं। यानी पूरी की पूरी होल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदी की लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे हो सकती है आपकी लास्ट मिनट की स्ट्रेटजी, कैसे हम अपनी परसेंटेज को बूस्ट अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम बात करेंगे इस चीज के अंदर। पैसेज आपको कैसे सॉल्व करनी है, ग्रामर कैसे सॉल्व करनी है, कहां से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मुझे पता आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे हमारे जो नंबर है वो सीधे सीधे क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए। चारों सेक्शन में से इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, कैसे हम अपने परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बस उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कैसे आपको ग्रामर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सब कुछ मैं आपको फटाफट यूं बता देता हूं ताकि आपका जो है टाइम भी बचे और लास्ट मिनट स्ट्रेटजी भी आपके पास पहुंच जाए और फटाफट आपके जो नंबर्स हैं वो परसेंटेज भी आपकी जो है वो बूस्ट अप हो जाए। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि इस वीडियो के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से पोर्शन समझ आ जाए कि ग्रामर जो आपको वो कैसे करनी है, कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, लिटरेचर अगर आप कोर्स ए वाले कोर्स बी वाले कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, पैसेज आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ ही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम पैसेज को लेकर कि पैसेज आपको कहां से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पैसेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हिंदी पेपर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो पैसेज के अंदर ही मिस्टेक्स करके आते हैं। इतनी मिस्टेक्स आपकी ग्रामर के अंदर नहीं होती जितनी मिस्टेक्स आपकी जो है वो पैसेज के अंदर देखने को मिलती है। मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, इवन जो 9th के बच्चे भी हैं, 11th के बच्चे भी हैं, जिन बच्चों ने भी हिंदी रखी, अगर मैं उनके पेपर्स देखता हूं तो उनमें जो मैक्सिमम जो मिस्टेक्स निकलती है, जो मैक्सिमम जो चीजें गलत निकलती है ना, वो डेट इज पैसेज है। तो पैसेज के अंदर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जो पैसेज को ना तो अच्छे से रीड करते हैं ना तो उनके अच्छे से आंसर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो नंबर वहीं से मैक्सिमम नंबर आपके कटते हैं। नंबर कट के तो समझ लो आपकी परसेंटेज है वो हिंदी के अंदर क्या पूरे टोटल के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो कम बन जाएगी। सबसे पहले आपको क्या गलती नहीं करनी है, उन सब चीजों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जो आपका पैसेज होता है वो डेट इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पूरे हिंदी के चीज की। क्योंकि बच्चे इसकी चीज की प्रैक्टिस करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पैसेज आएगा कैसे। अगर प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, चलो आपको एटलीस्ट पैसेज को अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए ना कि पैसेज में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने बच्चे कुछ हमारे पास दिन है, सॉल्व डेली आपको 2 से 3 पैसेज जो आपको डेली सॉल्व करने हैं। चाहे वो आप पीवाईक्यू वाले कर लो, सैंपल पेपर वाले कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई भी इशू नहीं है। नेट से कर लो, नेट में सैंपल कोई भी आपके पास सैंपल पेपर है, ओस वाला, हरियाणा, एजुकाटा, कोई भी है, कोई भी सैंपल पेपर यूज कर सकते हो, कोई भी पीवाईक्यू या यूज कर लो। अगर आपके पास सैंपल पेपर नहीं है तो पीवाईक्यू में से जितने भी हैं डेली आपको 2 से 3 पैसेज जो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं हो रहे तो नेट से निकाल लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन डेली आपको 2 से 3 सैंपल पेपर जो है के पैसेज जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे बच्चे करते हैं, रीड फुल पैसेज। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि वो पैसेज को रीड ही नहीं करते। कुछ स्टूडेंट मैंने खुद देखा है एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, सर ये तो पैसेज इतना पढ़ा आ गया, मैं कहाँ रीड करूंगा, मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको रीड ही नहीं किया। सीधे बच्चे क्या करते हैं, एमसी को रीड करते हैं, तुक्के से अपने आंसर लगा के आ जाते हैं। अगर कोई एक आधा पढ़ा हो मिल जाए, ऊपर से मिल जाए, पहले 3-4 लाइंस पढ़ते हैं, अगर उसमें से कोई आंसर मिल गया, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को रीड ही नहीं करते। तो बच्चे पैसेज को अगर आप रीड ही नहीं करोगे, आप पैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, तो आप एमसीक्यू उसके जो है कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका पैसेज एमसीक्यू फॉर्म में ही आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैसेज को अच्छे से रीड आउट करना कि एक्चुअल में जो पैसेज दिया गया है वो किसके बारे में, एक्चुअल में पैसेज दिया गया है वो क्या है, उसका कंटेंट क्या है, ठीक है, वो कहना क्या चाहता है, उसके एडवांटेज के बारे में है, डिसएडवांटेज के बारे में, उसका कंटेंट क्या है, उसका इंटेंट क्या है, वो हमें प्रिटेंड क्या कर रहा है, किसके बारे में, उस चीज को एक्चुअली अंडरस्टैंड तो करो, तभी आपको एमसीक्यू समझ लगेगी ना एमसीक्यू में वो चीज क्या पूछ रहा है, तो मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या सही आंसर होगा। तो एमसीक्यू को तभी आपने करनी है रीड केयरफुली। एमसीक्यू को अच्छे से रीड केयरफुली करो, फिर उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या जैसे मैंने आपको बताया पैसेज रीड ही नहीं करते, सीधे एमसीक्यू को क्या करते हैं, एमसीक्यू पढ़ा, अच्छा 4 ऑप्शन दिए, अंदाजे से क्या करते थे, टिक मार दे, तुक्का मार दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छे से अपने एमसीक्यू को रीड करो, केयरफुली अच्छे से रीड करो, फिर समझो कि यार ऊपर पैराग्राफ में क्या रीड करके आऊं तो इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा 5-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पैसेज का। तो ज्यादा टाइम हमारे पास इसको लगता भी नहीं है, बस आपकी अच्छी रीडिंग होनी चाहिए। अगर आप एक बार अच्छे से पैसेज को अच्छे से रीड कर लेते हो तो पूरे पैसेज की, क्योंकि हिंदी में आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। इंग्लिश में तो ऐसा होता है कि हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसमें कुछ नहीं, साफ साफ तो हिंदी लिखी होती है, बस आपको रीड करना है। रीड करने के बाद देखना कि इस पैसेज में से ये किस चीज के बारे में बता रहा है। अगर आप कंटेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ भी इसका इंटेंट समझ गए ना, ये कहना क्या चाहता है, तो आप हर एमसी को इजिली अटेम्प्ट
कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी हरी नहीं करना है, आराम से एमसीक्यू को रीड केयरफुली, देन आराम से उसको क्या करना है, टिक करना है। अब आपका टाइम बचाना कैसे, मैं टाइम बचाने के लिए आपको बोल देता हूँ। जैसे आपको पता होगा 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलता है ना 15 मिनट, तो उस 15 मिनट को वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पलटते रहते हैं पेज। अच्छा सेक्शन बी में क्या क्या आया, सेक्शन अगले में सेक्शन में क्या आया, लिटरेचर में क्या आया, कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बच्चे बस पेज ही ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो उससे एक तो स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको वो चाहिए 15 मिनट ये जो है ये वेस्ट नहीं करने। इन 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, स्टार्ट रीडिंग इन स्टार्ट ऑफ एग्जाम। जब आपकी रीडिंग स्टार्ट करनी है उसी टाइम आप अपने पैसेज को पढ़ना शुरू कर दोगे। ये पैसेज किसके बारे में, इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से एमसीक्यू पूछे हैं, इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। तो उस 15 मिनट को यूज करो, ना कि ये देखो कि यार बी सेक्शन में क्या आया है, ए सेक्शन में क्या आया है, इस लिटरेचर में क्या आया है। तो अगर आपके पढ़ने से क्या वो सेक्शन बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे, तो एटलीस्ट वो जो 15 मिनट दिए जाते हैं उसको यूटिलाइज करो। लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर मत लिखना, ब्रेन में करना। क्वेश्चन पेपर में लिखोगे तो फालतू में दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना, बस अच्छे से 15 मिनट जो हो सके उसको यूटिलाइज करो, पैसेज को अच्छे से रीड करो। सो बच्चों नेक्स्ट सेशन है हमारे पास यहाँ पे लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं यूट्यूब को, यार वन टाइम बहुत कम है, हिंदी पूरा साल पढ़ी नहीं है, सीधा सीधा वन शॉट वीडियो देखते हैं और खत्म करते हैं। लेकिन वन शॉट वीडियो से क्या कर रहे हो आप, सिर्फ स्टोरी आपको समझ आ रही है, लेकिन हिंदी में स्टोरी समझने से कुछ नहीं होगा। वहां पे मात्राएं काम आएंगी, आपकी अपनी थिंकिंग काम आएगी कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन को लिख कैसे रहे हो। टीचर को उस चीज से मतलब है, उस चीज से ये मतलब नहीं अपने वन शॉट वीडियो देख ली और आपको समरी याद है पूरा का पूरा। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूरी की पूरी समरी चाहिए, पता समझ नहीं आता क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो जो स्टोरी में सुना होता है वो सारी की सारी A to Z इतने बड़े पेज की जो स्टोरी लिख के आते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि यार इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो क्या करते हैं, मैं पूरी स्टोरी लिखाता हूँ, जो चीज सही होगी टीचर उसको ठीक कर देगा, बाकी काट देगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जस्ट रीड द समरी। समरी आपको रीड करनी है। आप समरी रीड कहां से आप कर सकते हो, अपने टीचर के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, किसी टॉपर के नोट्स मांग लो, ठीक है, खुद के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। कहीं से भी अगर आपको लिखा कि मैंने समरी से, समरी पढ़ने से आपको पता लगेगा कि उसमें मात्राएं कैसे डाली हुई हैं, उसमें वर्ड्स कैसे डाले हुए हैं, कौन सा वर्ड कहां पे यूज किया गया है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको लगेगी समझ। तो आपको क्या करना है, समरी को पढ़ना है, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है यार मेरी हिंदी बहुत ज्यादा वीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतना टाइम है, वो क्या करें, चुपचाप लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू कर दो, आपका लिटरेचर का काम हो जाएगा, काम फिनिश। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू कर दो, क्वेश्चंस कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे से हिंदी में नंबर लाने जाता है तो पहले समरी पढ़े, समरी करने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जरूर करें। डोंट राइट सेम बुक आंसर। अगला पॉइंट ये है कि सेम टू सेम बुक के आंसर नहीं लिखने, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो बच्चों, जो एग्जामिनर आपका जो इन्विजिलेटर होता है वो आपका पेपर चेक कर रहा है, मतलब 10 साल से 20 साल से कब से पेपर चेक कर रहा है, तो कितने ही बैचेस उसके पास आए होंगे, कितने बैचेस उसके पास से गए होंगे। तो अगर आप सेम टू सेम बुक वाला आंसर लिख के अब यार बोलेगा यार ये तो वही सेम घिसा पिटा बुक में जो लिखा, बोलेगा यार सेम टू सेम वही घिसा पिटा पुराना आंसर बुक वाला लिखा, वो चेक ही नहीं करके हल्का सा अंडरलाइन करके आपको एक आधा नंबर देकर साइड कर देगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने आंसर्स में से क्या करना है, कुछ चीजों को खुद प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपने अच्छे से स्टोरी को समझा है, ये वर्ड उसमें ये हो रहा था, उसमें ये हो रहा था। कुछ वर्ड्स को चेंज करो, हिंदी में कुछ वर्ड्स को क्या करना है, आपको चेंज करना है, जिसमें मॉडिफाई, जैसे मतलब कर लो अगर आप 50 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हो, 50 में से 30 वर्ड्स बुक्स में से उठा लो, 20 वर्ड्स खुद के लिखो, टोटल मिला के आप इसको क्या करो, 50 वर्ड्स का अपना आंसर जो है वो लिख के आओ, जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है। तो उससे पहले एक पॉइंट और समझ लो, डू स्टार्ट वेरी वेल, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छे से अपनी स्टार्टिंग करो, कोई कटिंग नहीं करनी है आपने। जो मेन लाइन है जो आपको लगता है इस क्वेश्चन के रिलेटेड है, उस पॉइंट को लिख दो, उस पॉइंट को लिख दो सबसे पहले नंबर पे उसको लिख दो। स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन को, तो टीचर को समझ आ जाएगी यार ये बच्चा पढ़ के आया, इसने समरी पढ़ी है, इसने चैप्टर को अच्छे से समझा है, तो इसने अपनी आपकी स्टार्टिंग अच्छे से हो जाएगी। लर्न सम वर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ वर्ड्स ही याद करके जाओ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है क्या नहीं करना है, तो आप क्या करते हो, कुछ वर्ड्स याद करके, जैसे मैंने आपको 30 वर्ड्स आप जो है अपने याद करके जाओ, 20 वर्ड्स आपने खुद बनाने हैं, तो दोनों को मिक्स करके ही आप अपने 50 वर्ड्स क्या करोगे, लिखकर जो है एग्जाम के अंदर आओगे। लर्न सम वर्ड्स, अगर आपको कुछ नहीं पता कि मैं क्वेश्चन याद कैसे करना है, तो कुछ वर्ड्स उसमें से याद कर जाओ, उसको मर्ज करने के बाद, दोनों को मर्ज करने के बाद 50 वर्ड्स का आंसर जो है वो आपने अटेम्प्ट करके आना है। सेम टू सेम बुक वाला आंसर नहीं चाहिए, अपना कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन के बारे में, नेक्स्ट सेशन यहाँ पे हमारे पास होने वाला राइटिंग सेशन। जैसे कि आपको पता है राइटिंग कैटेगरी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, पहली बात तो क्या करते हैं, उन्हें यहाँ पे जो मिस्टेक आती है, डू नॉट स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपको क्या गलती करनी है, स्पेलिंग बहुत ज्यादा मात्रा में गलती, कोई ऐसे डाल देता है, कोई ऐसे डाल देता है, कोई ऐसे डाल देता है, किसी को कुछ नहीं पता कि सिंगल डालना है, डबल डालना है, बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। जितनी ज्यादा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती जाएंगी, आपके आधा नंबर जो है वो कटते जाएंगे, तो जिसकी वजह से आपका पूरा राइटिंग सेक्शन जो है वो खाली हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या नंबर मिलेगा, 0 नंबर देगा टीचर देके, अंडरलाइन करके, क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है, वो क्या कर देगा, पेज पलट देगा। तो आपको ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हर चीज को आपने क्या करना है, कोई जितने भी आपके पास राइटिंग सेशन है उनको कम से कम आपने 2 बार जो वो लिख कर देखना है एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम को देने से पहले हर चीज को आपने 2 बार जो है वो लिख के देखना है और उसको चेक करना है कि कहाँ पे कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी
हुई है। उसके बाद बात करें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर होती है आपकी लर्न फॉर्मेट। फॉर्मेट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फॉर्मेट आपका अच्छे से आता है ना, अगर आपने फॉर्मेट कोई भी मिस्टेक नहीं की है तो बीच वाला जो कंटेंट होता है तो टीचर तो कई बार उसको अच्छे से रीड भी नहीं करता, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट में उसने देख लिया कोई गलती नहीं, स्पेलिंग अच्छे से लिखे हुए, फॉर्मेट प्रॉपर वेल मेंटेन करके आपने लिखा हुआ, तो आपका जो कंटेंट होता है सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको बच्चे जो है अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर दोगे तो कई टीचर्स उसको चेक भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपका जो फॉर्मेट है वो हर हालत में आपका सही होना चाहिए। और फॉर्मेट अगर आपको अकेला फॉर्मेट भी लिख के आते हो तो इस सीधा सीधा आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको बीच का कुछ नहीं आता, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, अगर आप फॉर्मेट भी याद करके जाते हो ना तो सीधा सीधा आपको 1 नंबर मिल जाएगा राइटिंग सेक्शन के अंदर, सिर्फ फॉर्मेट का। और नेक्स्ट चीज की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आपको मान लो कई बार हमें एग्जाम में चॉइसेस मिल रही होती है। अगर आपको चॉइसेस मिल रही है, जैसे हमारे पास आ जाता है विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, तो आंख बंद करके आपने क्या करना है, विज्ञापन लेखन को अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा ईजी होता है और इसमें नंबर जो आपके कटने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। बहुत कम नंबर जो विज्ञापन लेखन के अंदर जब वो कटते हैं, इसलिए आपको विज्ञापन लेखन को ही हर बच्चे को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अगला देखते हैं यहाँ से समृद्ध लेखन और अथवा ईमेल, जहां पे अगर आपको ईमेल लिख देना, चुप करके ईमेल कर देना। ईमेल इतना ज्यादा इजी फॉर्मेट होता है, इसमें बिल्कुल भी नंबर आपके नहीं कटते, बहुत ज्यादा इजी होता है। सबसे ज्यादा इजी ईमेल ही आपको जो देखने को मिलेगा। उसके बाद पत्र लेखन है। पत्र लेखन के अंदर जैसे मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि फॉर्मेट लर्न करके जाना, फॉर्मेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा फॉर्मेट का 1 नंबर मिल जाएगा। कंटेंट में आपको बता चुका हूँ, अगर आपका फॉर्मेट बिल्कुल ज्यादा अच्छे से सही है ना, तो कई टीचर्स ऐसे जो आपके कंटेंट को पूरी तरह रीड भी नहीं करेंगे सिर्फ आपके फॉर्मेट को देखते हुए, इसलिए आपका हर हालत में फॉर्मेट तो ठीक होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की। अगर आपको अनुच्छेद लेखन आ जाता है तो उसके अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स को यूज करना है, कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखना है। कीवर्ड्स को अपने कैसे माइंड में रखना है, कैसे दिमाग में रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको अनुच्छेद लेखन आ जाता है तो किसके बारे में आता है, तो आपने उसको तो अपने दिमाग में सोचने लग जाना। सोचने के बाद आपने क्या करना है, साइड में रफ वर्क ले लिया, पिछली बैक साइड शीट के ऊपर आपने सोचना कि ये जो अनुच्छेद लेखन है किसके बारे में आया, इसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ। तो उसके लिए आपने 3 से 4 कीवर्ड्स बना देना है। 3 से 4 कीवर्ड्स बना लें भाई, ये 3-4 जो पॉइंट्स है मैं इसके बारे में अनुच्छेद लेखन को कंप्लीट करूँ। तो उसके बारे में जो चीज भी आपको नॉलेज है उन 3-4 पॉइंट्स के आसपास, बस उस 3-4 पॉइंट्स के आसपास उस अनुच्छेद लेखन को क्या करते रहो, घुमाते रहो, वो आपका अच्छे से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वरना अदरवाइज आप क्या करोगे, एक कीवर्ड लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने के बाद दूसरा कीवर्ड अगर आपका मैच नहीं किया तो आप इसको भी काट दोगे, इसको भी काट दोगे, टाइम वेस्ट भी होगा और जो कटिंग होगी वो आपकी एक्स्ट्रा थी। इसलिए पहले आपने उसको एक रफ साइड पे 3 से 4 कीवर्ड्स लिख लेने भाई, इन 3-4 वर्ड्स के अंदर ही मैं अपने अनुच्छेद लेखन को क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा या करूंगी। तो ये आपका सबसे बेस्ट वे है राइटिंग को कंप्लीट करने का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज के, नेक्स्ट फेज को लेकर, जो है हमारा ग्रामर। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को लेकर। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे है ग्रामर। देखो बच्चों, ग्रामर जो हिंदी की ग्रामर होती है बहुत ज्यादा इजी आती है। इसकी ग्रामर आपको इंग्लिश की तरह टफ नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा इजी होगी। हर बच्चा अपने ग्रामर को अटेम्प्ट कर सकता है। और एग्जामर है जो आपकी इतनी ज्यादा हाई वेटेज भी नहीं रखने वाली, तो इसके लिए आपको इतना ज्यादा टेंस होने की, पेशेंस रखो, टेंस होने की कोई भी जो नीड नहीं है। इतनी ज्यादा आपकी हाई वेटेज कवर नहीं करेगी, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ग्रामर जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है भाई, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू कर लो, कोई भी एनी 5 सैंपल पेपर कर लो, इतनी ग्रामर जो अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हो आपकी ग्रामर जो है वो आराम से अच्छे से हो जाएगी। कोई भी 5 सैंपल पेपर और पिछले 5 साल के पीवाईक्यू। इसके साथ अगर आपको और ज्यादा डीपली जाना तो आप 1 शॉट वीडियो को जरूर साथ में देखें फॉर अपनी ग्रामर के लिए। बस बच्चों आपको ग्रामर के लिए सिर्फ 3 चीजें ही करनी है। पहली आपको एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, कोई भी 5 सैंपल पेपर कर लो, उसकी प्रैक्टिस, उसमें जितनी भी ग्रामर दी हुई है वो आपको सॉल्व करनी है। पीवाईक्यू पिछले 5 साल के पीवाईक्यू के अंदर जो ग्रामर आई उसको अच्छे से करना है, साथ में आपको 1 शॉट वीडियो देखनी है। बस ये 3 काम कर जाओ, आपकी पूरी की पूरी हिंदी इस तरह से कवर हो जाएगी, वो भी फ्यू डेज के अंदर, और फुल मार्क्स आपके हिंदी के अंदर आएंगे ही आएंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना कि अपनी प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना ना जरूर कि मेरी कहां पे मात्रा में मिस्टेक्स हुई। और जब बोर्ड का एग्जाम भी जो है अटेम्प्ट करके आओगे तो लास्ट में अपने 5 से 10 मिनट रिवीजन के लिए जरूर बचा लेना, कि ताकि मैं अपनी चेक कर पाऊंगी कहीं पे मेरी मात्रा की गलतियां तो नहीं होगी। तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना। और एट लास्ट एक ही चीज बोलूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।